हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारा सीरीज़ में लेक्चर नंबर 34 और हम देख रहे थे सेंटर स्टेट रिलेशंस। आज हम पर्टिकुलरली देखेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस। अब फाइनेंशियल रिलेशंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू द लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल रिलेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स हैं या फिर जो पेपर में आ सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो लेक्चर को आपको अच्छे से ध्यान से देखना है और अभी के अभी लेक्चर देखते टाइम पे सारी चीज़ें याद करनी है। अच्छा, अगर आपको आज के लेक्चर की PDF डाउनलोड करनी है या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए अभी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो अब देखिए, सबसे बेसिक चीज़ पहले देख लेते हैं। ये तो पता ही होना चाहिए आपको कि जब हम फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में बात करते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो ये कौन से आर्टिकल के रिलेटेड होता है? तो ये होता है आर्टिकल 268 से लेके 293 तक। समझ में आया? अब देखिए, जो हमारा सेंटर है, अब जो ये प्रोविजंस है, सिर्फ ये प्रोविजंस यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। इसके साथ साथ आपको अदर प्रोविजंस भी मिलेंगे जो फाइनेंस के रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, पर्टिकुलरली आप सेंटर भी यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या कर सकती है? ये कर सकती है इम्पोज टैक्स। और अगर मैं आपको पूछूं कि पर्टिकुलरली कहाँ पे टैक्स इम्पोज करेंगी, तो ये करेंगी यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स है या फिर जितने भी टैक्सेस दिए गए हैं उसके ऊपर। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, ये भी क्या कर सकते हैं? टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ पे टैक्स इम्पोज करेंगे? वो होगी स्टेट लिस्ट में। समझ में आया? तो कितना सिंपल है कि जो यूनियन लिस्ट है, वो जो हमारी सेंटर है या फिर पार्लियामेंट है, वो यूनियन लिस्ट के रिलेटेड जितने भी टैक्सेस है वहाँ पे टैक्स इम्पोज कर रही है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो टैक्स इम्पोज कर रहे हैं ऑन द मैटर्स और द टैक्स रिलेटेड टू द स्टेट लिस्ट। ठीक है, अब देखिए, आपको मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे कि अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूँ तो ये क्या कर सकते हैं? एक्साइज लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्साइज लगा सकते हैं अल्कोहल पे, या फिर स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी तो बहुत ही कॉमन है, आपको तो पता ही होगा, जो स्टेट लगाती है। इसके बाद व्हीकल टैक्स होता है ना, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है जो टैक्स स्टेट लगाती है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए। अब सेंटर के देख लेते हैं, जिससे कि आपको सेंटर का भी समझ में आ जाएगा। जब हम यूनियन लिस्ट या फिर सेंटर का देखते हैं, तब जैसे कि कुछ कस्टम्स होते हैं, है ना, या फिर एक्साइज लगाई जाती है नॉन अल्कोहल गुड्स पे। इनकम टैक्स होता है, एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर जो है ये स्टेट के रिलेटेड है, ये हमेशा याद रखना आप। एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो स्टेट में आएगी जनरली। और जो इनकम टैक्स है वो हमारी सेंटर लेंगी। जैसे कि और एक टैक्स होता है जिसे हम कहते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स ये किसके अंडर आता है? ये भी हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। कॉमन सेंस है, और आपके आजू बाजू जो चीज़ें होती है, अगर आप उसको भी रिलेट करोगे तो आप अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि सेंटर कौन सा टैक्स लगाएगा और स्टेट कौन सा टैक्स लगाएगा। लेकिन अभी हमें क्या देखना है? हमें देखना है कॉन्करेंट लिस्ट का। कॉन्करेंट लिस्ट में नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मल तो कोई टैक्सेस नहीं लगते हैं। ठीक है, नॉर्मल तो नहीं लगते हैं, लेकिन यहाँ पे है हमारा एक एक्सेप्शन। तो अगर आपको कोई पूछे कि कॉन्करेंट लिस्ट का एक्सेप्शन क्या है, तो वो है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में आया था। यहाँ पे मेनली पता है क्या होता है? यहाँ पे जो GST होता है ये लेवी किया जाता है बाय बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट। कितना सिंपल चल रहा है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में हमने पहले भी देखा था कि दोनों भी आते हैं, तो यहाँ पे बस एक एक्सेप्शन याद रखना है, और वो एक्सेप्शन क्या है? वो है हमारा GST। इतना आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं रेसिड्यूरी पावर कैसी है। तो रेसिड्यूरी जो पावर होती है वो किसे दी गई है? तो वो दी गई है हमारी पार्लियामेंट को। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। इसका एग्जाम्पल है गिफ्ट टैक्स। क्या है?
गिफ्ट टैक्स या फिर वेल्थ टैक्स, आपकी वेल्थ पे लगने वाला टैक्स, आपकी गिफ्ट पे लगने वाला टैक्स, कि बहुत ही महंगी गाड़ी ली है, ठीक है, गिफ्ट मिला है तो इस पे टैक्स लगेगा, आपकी वेल्थ पे टैक्स लगेगा। अगर आपने बहुत एक्सपेंडिचर किया है तो एक्सपेंडिचर टैक्स भी होता है। तो ये सब कौन लगाता है? ये लगाता है पार्लियामेंट। समझ में आया? अच्छा, अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको ना मैं छोटी सी बात समझाती हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो, जब मैं लेवी बोलूँगी ना तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है पावर, पावर टू इम्पोज टैक्स। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पे कोई अथॉरिटी है, स्टेट हो सकता है, सेंटर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो इस इंस्टीट्यूट की पावर टू इम्पोज टैक्स मतलब क्या हुआ? लेवी। ठीक है, दूसरा क्या होता है वर्ड? कलेक्शन। कलेक्शन मतलब क्या? कि भाई कौन कलेक्ट कर रहा है, हु एक्चुअली इज कलेक्टिंग और हु एक्चुअली कलेक्ट्स, मतलब कौन? कलेक्शन करने वाला। और इसके बाद और एक टर्म आती है, वो है एप्रोप्रिएशन। ये ना आपको लक्ष्मीकांत आप जब पढ़ोगे तो हर जगह पे ये वर्ड बहुत टाइम पे मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छे से सुनिए। एप्रोप्रिएशन मतलब हु गेट्स टू कीप, हु गेट्स टू कीप और यूज द मनी, हु गेट्स टू कीप और यूज द मनी। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, जैसे कि है हमारा इनकम टैक्स। ठीक है, तो अब आपको ध्यान में रखना है इन तीनों के मीनिंग। अब जो प्रोसीड्स होती है, एक आपको और कीवर्ड मिलेगा, प्रोसीड्स। इसका मतलब क्या है? जनरली बता रही हूँ जिससे कि आपको कंटेक्स्ट में समझ में आ जाए, मतलब कि मनी कलेक्ट करना। ठीक है, तो क्या होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम कि लेवी, ये टैक्स इम्पोज करना और कलेक्ट करना, ये जनरली सेंटर के साथ अगर सेंटर कर रहा है तो जो प्रोसीड्स होते हैं, यानी कि जो पैसा या फिर मनी कलेक्ट हुआ है, ये शेयर किया जाता है बिटवीन द सेंटर और स्टेट। पर अभी शेयर कैसे कैसे होता है, इसमें एक्सेप्शंस क्या होती है, इसमें और कौन सी कंडीशन होती है, कौन डिसाइड करता है, क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ें अब हम लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? द टैक्सिंग पावर ऑफ द स्टेट, बट उसके रेस्ट्रिक्शंस। अब सबसे पहला जो है वो है हमारा प्रोफेशनल टैक्स लिमिट। ये क्या है? सबसे पहली बात तो ये समझो कि जो हमारी स्टेट होती है, ये इसे क्या करती है? इम्पोज करती है टैक्स को। ऑन किस पे? जैसे कि प्रोफेशंस हो गया, या फिर ट्रेड्स हो गए। ठीक है, सिर्फ प्रोफेशन के साथ साथ ट्रेड्स भी आते हैं, कॉलिंग्स आती है। लक्ष्मीकांत ने कॉलिंग्स दिया है। कॉलिंग्स का मतलब क्या हुआ? कि प्रीस्ट, ठीक है, आर्टिशंस या फिर टेलर लोग, ये कॉलिंग्स में आ गए। इसके बाद क्या है? किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। अब आप मुझे पूछिए एम्प्लॉयमेंट के साथ कि लेट से गवर्नमेंट में कोई जॉब लगी है तो वो वाला एम्प्लॉयमेंट है ना। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारी भी चीज़ें हैं, ये स्टेट इम्पोज कर रहा है, लेकिन इस पर रेस्ट्रिक्शन कौन सी लगाई है कि आप एनुअली 2500 के ऊपर नहीं ले सकते। मतलब हर साल, सॉरी, अब देखो मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेट से कि आपका प्रोफेशन पे, लेट से आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो या फिर कोई ट्रेड कर रहे हो, तो उसके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 200 रुपीज़ लेट से पर मंथ ले रही है। तो फिर 12 महीने के एनम के, मतलब ईयरली, तो 12 महीने के कितने हो गए? ये हो गए 2400, है ना। तो ये 25, ये इससे कम है तो ये चलेगा, लेकिन अगर ये 300 रुपीज़ लेगी तो ये नहीं चलेगा। समझ में आया? तो 2500 के ऊपर स्टेट ये प्रोफेशन पे टैक्स नहीं लगा सकती। प्रोफेशन के साथ साथ बाकी चीज़ें आपको मैंने बताई है, वो भी ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला हमारा। अब दूसरी चीज़ क्या आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान से सुनिए, कि कोई भी टैक्स, अगर लेट से इंटर स्टेट की बात चल रही है, ठीक है, इंटर स्टेट की बात चल रही है या फिर फॉरेन ट्रेड की बात चल रही है, स्टेट ही यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी फैक्टर कौन सा है मेन? वो है इंटर स्टेट या फिर फॉरेन ट्रेड। ओके, तो इस पे जो हमारी स्टेट है वो टैक्स नहीं लगाएंगी। समझ में आया? कोई भी हो सकता है, सप्लाई किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का हो, यहाँ पे गुड्स भी आ गए, सर्विसेज भी आ गए। इन दिस केस सप्लाई
नहीं लगाया जाएगा। ये अगर स्टेट को लगाना है टैक्स तो आप अपने खुद के स्टेट के अंदर लगाइए। ये आपका स्टेट है तो इसके अंदर आपको जितना टैक्स लगाना है लिमिटेशंस और जो रूल्स फॉलो करके आप उतना लगाइए, लेकिन इसके बाहर की अगर बात चल रही है तो आप इसे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। सप्लाई इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, समझ में आया आपको कि अगर यहाँ पे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की सरकार अगर गुजरात से लेट्स से यूएसए में किसी चीज़ की एक्सपोर्ट कर रहा है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाएगा, वो अपने खुद के दायरे में रह के अपने स्टेट में जो चीज़ें होती है वहाँ पे लगाएगा। समझ में आया। तो फिर यहाँ पे कौन टैक्स लगा सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली जो हमारी पार्लियामेंट है ये क्या करेंगी, ये डिसाइड करेंगी। ये डिसाइड क्या करेंगी, प्रिंसिपल फॉर डिसाइडिंग एट व्हाट कॉस्ट और एट व्हाट कंडीशन आप अगर इसे बाहर लेके जा रहे हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो स्टेट पे कितना टैक्स लगेगा, क्या कैसे होगा, ये सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड करेंगी। समझ में आया। तो यहाँ पे जो हमारी पार्लियामेंट है उसका रोल इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हम तीसरा चीज़ देखते हैं, वो क्या है। अच्छा, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ये यहाँ पे डायग्राम में वैसे दे चुकी है। हमने पहला प्रोफेशनल टैक्स लिमिट देख लिया, इंटरस्टेट सप्लाई प्रोहिबिशन भी देख लिया, स्टेट कैन नॉट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड आउटसाइड द स्टेट एंड ड्यूरिंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये हो गया। अब थर्ड देखते हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी टैक्स एक्सेप्शन। यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो स्टेट होती है वो टैक्स कंजम्पशन या फिर सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे लगा सकती है, लेकिन फिर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन ये है कि अगर हमारी जो ये इलेक्ट्रिसिटी है ये कंज्यूम कर रहा है कौन, हमारा सेंटर। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन सेंटर के द्वारा किया जा रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी सेंटर को बेची जा रही है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन के लिए हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस की चीज़ें चल रही है और उसके लिए क्योंकि वो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ है। ठीक है, कोई स्टेट है लेट्स से कि यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक कोई पावर प्लांट का काम चल रहा है और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और सेंटर इसके ऊपर काम कर रही है, तो यहाँ पे ये नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो यहाँ पे स्टेट ये जो टैक्स होता है वो इम्पोज नहीं कर सकता। समझ में आया। तो जनरली तो इलेक्ट्रिसिटी के परचेस या फिर सेल पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएंगी, लेकिन एक्सेप्शन आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर ये सेंटर को बेची जा रही है इलेक्ट्रिसिटी या फिर सेंटर कंजम्पशन कर रहा है, रेलवे का कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर कोई मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तो स्टेट यहाँ पे टैक्स नहीं लगाएगा। समझ में आया आपको, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम फोर्थ नंबर का देखते हैं, वो है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे इंटरस्टेट की बात चल रही है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि अच्छा इंटरस्टेट जैसे कि लेट्स से दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है या फिर भाखरा नांगल है प्रोजेक्ट, ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये सेटअप करेंगी एक अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटी क्या करेगी, इस अथॉरिटी का काम होगा कि आप रेगुलेट कीजिए क्या, इंटर स्टेट रिवर वैली प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल बताया। क्यों, क्योंकि आप इसका जो वाटर है ये यूज़ कर रहे हो, शायद इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ कर रहे हो उसके लिए, तो फिर स्टेट यहाँ पे क्या करेगा, स्टेट यहाँ पे इम्पोज कर सकता है टैक्स, ठीक है, इस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ये है ओनली इफ जो लॉ है ये रिजर्व किया गया है बाय प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। समझ में आया। तो स्टेट को टैक्स लगाना है, क्यों लगाना है इस पे, क्योंकि भाई वो वाटर का यूज़ कर रहे हैं किसी काम के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो पर यहाँ पे प्रेसिडेंट को हम यहाँ पे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन को बीच में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो स्टेट है ये इस कंडीशन का मिसयूज़ ना करें। तो स्टेट का मिसयूज़ रोकने के लिए हम यहाँ पे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्स रेवेन्यू का, हम क्या देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। ये कैसा होता है,
बिटवीन द सेंटर एज वेल एज स्टेट। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने टैक्स तो देख लिया तो डिस्ट्रीब्यूशन देखना भी ज़रूरी है। तो इसमें क्या हुआ था, दो चीज़ें, बस दो ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उसी की ही आजू बाजू चीज़ें चल रही है। कौन सी दो चीज़ें हैं? पहली बात तो ये है कि जब टैक्स रेवेन्यू की बात आती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो पहले तो हुआ था 88th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 और फिर एक हुआ था 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहली बात ये ध्यान में रखो कि जब हम 88th अमेंडमेंट एक्ट 2000 की बात करते हैं, अच्छा इसका ईयर कैसे याद रखोगे? आपको याद है हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखा था 2002 का, जल्दी से याद कीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड था, एजुकेशन, आपके वार्ड को आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, याद है आपको? तो उसका ईयर क्या था? 2000। तो ऐसे याद रखो कि ठीक है यार 86 का ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था तो 88 का मतलब आसपास आया होगा, तो मतलब 2000 के अराउंड आया होगा, ऐसे ध्यान में रखो। और ये जो है ये जीएसटी के रिलेटेड है, तो ये तो बहुत फेमस है, तो इसको 101st को याद करने की तो मतलब आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2016 का बहुत फेमस है। ठीक है, रिसेंटली जब हमारी गवर्नमेंट न्यू आई थी तो उन्होंने यहाँ पे लाया था, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। तो देखिए क्या हुआ था कि ये जो 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2000 का, ये क्यों आया था, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि वाई आपने ये लाया ही क्यों? तो ये हमको क्या करना था, हमें इफेक्ट देना था टू द रिकमेंडेशंस आई थी किसकी? 10th फाइनेंस कमीशन की। अब ये फाइनेंस कमीशन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, इस यूपीएससी जो है ये यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है, स्टेट पीसीएस वाले भी फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमें इस बॉडी को अच्छे से देखना है। लेकिन अभी के लिए बस ये ध्यान में रखो कि फाइनेंस कमीशन नाम की कोई बॉडी है, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, ये 10th फाइनेंस कमीशन था, और इनकी रिकमेंडेशन को फुलफिल करने के लिए हमने 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था। समझ में आया? सिंपल है ना? तो पहली बात तो यह है कि भाई ठीक है रिकमेंडेशन दे दिया, लेकिन रिकमेंडेशन दिया क्या? तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर ये जो टोटल इनकम है जितना भी ऑप्टेन किया गया है, किसने ऑप्टेन किया? तो लेट्स से सर्टेन सेंट्रल टैक्सेस प्लस ड्यूटीज से, तो इसका ये सेंटर ने किया है कलेक्ट, ठीक है? तो इसका जो 29% है ना, ये 29% जाएगा स्टेट को। समझ में आया आपको? सिंपल है। तो इसे हम और पता है क्या कहते हैं? ये टर्म आप देखेंगे पढ़ेंगे भी बुक में, इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवॉल्यूशन। समझ में आया? ये अप्रैल 1 1996 को आ गई थी। क्या कहा था इसे? अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रल टैक्स लगाती है, देयर आर सेवरल सेंट्रल टैक्सेस प्लस कुछ ड्यूटीज़ होती है। ड्यूटीज़ जैसे कौन सी? लेट्स से कोऑपरेशन टैक्स हो गया, या फिर कस्टम ड्यूटीज़ हो गई एज पर विद द इनकम टैक्स एट पर क्या? इनकम टैक्स। तो एट पर इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि जो टैक्स है, जो हम टैक्स लगा रहे हैं, ये इनकम पे लगा रहे हैं, ना कि एग्रीकल्चर इनकम पे। तो बस इतना याद में रखो कि एग्रीकल्चर को एक्सक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ इनकम पे लगा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटीज एट पर विद द इनकम टैक्स। समझ में आया? तो ये जो सारी चीज़ें अभी हुई है, ये आपको शेयर करनी पड़ेगी किसके साथ? जो कंसर्न स्टेट है, सब सारे स्टेट नहीं, सारी की सारी स्टेट्स नहीं, जो कंसर्न स्टेट है उसके साथ आप क्या करेंगे? शेयर करेंगे। समझ में आया? तो पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले क्या हुआ करता था, जब 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं आई थी तो पहले तो इनकम टैक्स शेड होता था, लेकिन अब 88th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये सारे चेंजेस किए गए। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया? अब हम देखते हैं कि 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 में क्या हुआ था। तो ये कुछ नहीं है, बस जीएसटी रिफॉर्म्स है, ठीक है? और इस जीएसटी रिफॉर्म में क्या किया गया कि भाई पहले तो जीएसटी टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरी चीज़ क्या की गई कि ये जो जीएसटी है ये कॉमन बनाया गया। कॉमन किसके बीच बनाया गया? ये कॉमन था फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स
पहले जीएसटी आने से पहले हमारी कंट्री में था इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और बाकी के बहुत सारे टैक्सेस। तो इन सबको रिप्लेस किया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, टैक्स से। समझ में आया? प्लस एक कॉमन नेशनल मार्केट का भी क्रिएशन किया गया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और एक बहुत बड़ा चेंज लाया गया था, बिग चेंज। वो कौन सा था कि भाई इन्होंने क्या किया, कॉन्करेंट टैक्सिंग पावर दे दी। तो अब बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर जीएसटी पे लॉ बना सकते हैं। समझ में आया? हमने ऊपर भी देखा था, आपको अगर याद हो तो 101 में अब क्या हो रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर के साथ साथ जो पार्लियामेंट है, दोनों भी क्या कर सकती है, जीएसटी के ऊपर नेसेसरी लॉज होते हैं वो लगा सकती है। समझ में आया? ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि कुछ टैक्सेस थे जो सब्ज्यूम हो गए थे, किसमें, हमारे जीएसटी में, बाय द 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आने की वजह से इन्होंने मर्ज कर दिया यूनियन प्लस सेल्स स्टेट्स के जो पहले के टैक्सेस होते थे जीएसटी आने से पहले के, उनको सबको क्या किया, सब्ज्यूम कर दिया। और उसको किससे रिप्लेस किया, हमारे जीएसटी से रिप्लेस किया। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, किसके एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे है हमारा सेंटर और यहाँ पे है हमारा स्टेट। तो इनके कुछ टैक्सेस रहे होंगे, इनके कुछ टैक्सेस रहे होंगे। इसलिए थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपको एक रफ आइडिया हो जाए। तो जैसे कि सेंट्रल का क्या था, एक था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, या फिर आप याद रख सकते हो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। कुछ मेडिकल या फिर टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, ये भी यहाँ पे था। सर्विस टैक्स था, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ थी, ठीक है, जिसे हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी कहते हैं। इसको हम फ्यूचर में डिटेल में देखेंगे, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। फिर स्पेशल एडिशन टैक्स होते हैं, कुछ सरचार्जेस होते हैं। सरचार्जेस वगैरह क्या होते हैं ये भी देखेंगे, सरचार्जेस, सेस एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब हो गया सेंटर में। इसके साथ साथ पता है इन्होंने और एक चेंज किया था, और वो चेंज ये था कि इन्होंने डिलीट कर दिया, इन्होंने दो चीज़ें डिलीट कर दी। और वो कौन सी थी, आर्टिकल नंबर 268 और 268C है एक्चुअली, और एक है आर्टिकल नंबर 92C। तो ये जो है, ये पर्टिकुलर, ये सर्विस टैक्स के रिलेटेड है, ठीक है। ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि भाई कुछ तो है, सर्विस टैक्स के रिलेटेड चीज़ है ये लेविड, हमने इसका मीनिंग देखा है, ये इट वॉज लेविड बाय द सेंटर, ठीक है, और इट वॉज यहाँ पे इट वॉज लेविड बाय द सेंटर और कलेक्टेड बाय द स्टेट, आर्टिकल नंबर 268। और हम 92C में क्या याद रखेंगे कि ये यूनियन लिस्ट में रहता था, और यहाँ ये भी सर्विस टैक्स के रिलेटेड है, ठीक है। तो सर्विस टैक्स के रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में डिलीट किए गए, ओके। और अब हम स्टेट के देखते हैं कुछ ऐसे टैक्सेस जो सब्ज्यूम किए गए। वो कौन से थे जो टैक्स मर्ज किए गए। सबसे फेमस तो है वैट टैक्स, ठीक है, वैट को तो कभी भूलना ही नहीं है। वैट या फिर सेल्स टैक्स, आपको कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल देना हो तो वैट हमेशा आना चाहिए, वैट और या फिर सेल्स टैक्स। फिर एंटरटेनमेंट टैक्स है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर लोकल बॉडीज। अगर लोकल बॉडी जैसे कि पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट लोकल बॉडीज एक्सेट्रा, ये अगर लगा रही है तो फिर इट इज़ ए एक्सेप्शन, लेकिन एंटरटेनमेंट टैक्स रहेगा। फिर सर्टन सेल्स टैक्स रहेंगे, ठीक है, जो अच्छा ये सेल्स टैक्स कैसे है, ये लगा तो रहा है सेंटर, लेकिन कलेक्ट कौन कर रहा था, स्टेट कर रहा था। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो चला गया है। फिर एंट्री टैक्स होता है, परचेस टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, बेटिंग को ध्यान में रखो, बेटिंग या फिर लॉटरी, ठीक है, इसमें भी स्टेट का ये था। फिर सरचार्जेस, कुछ सेस वगैरह, ये सब, तो ये सारी सब्ज्यूम हो गई थी स्टेट की। समझ में आया? बस एक दो एग्जाम्पल्स आपको हर एक सेक्शंस के याद रखने हैं, ठीक है। और ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। सारी चीज़ें नहीं करनी होती है, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है बस वही करनी है, क्योंकि अगर आप हर एक लाइन को पढ़ते बैठेंगे तो आप कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जिसकी रिपीटेशन ज़्यादा होती है, जो इम्पॉर्टेंट होता है उस पर आपको ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे कि भाई अगर आपको प्रेजेंट में पूछे कि भाई प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये 88th प्लस 101 अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद, तो आप इसका हमको अब कंडीशन बताइए कि अब क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई ये क्वेश्चन पूछे तो आप ये बोल देना कि देखो, जो द टैक्स लेविड बाय द सेंटर, बट पहले हम ना एक
काम करते हैं कि टाइप्स देख लेते हैं। पहला टाइप क्या है कि जो ये टैक्स है ये लगाया गया है सेंटर के द्वारा, लेकिन कलेक्ट कौन कर रहा है? कलेक्ट कौन कर रहा है? हमारा स्टेट। समझ में आया? टैक्स लगाया जा रहा है सेंटर के द्वारा, कलेक्ट कर रहे हैं हमारे स्टेट्स। ठीक है, ये है आर्टिकल नंबर 268। ठीक है, तो 268 ध्यान में रखो। तो सेंटर क्या करेगा? सेंटर लॉ बनाएगा और फिर स्टेट क्या करेगा? कलेक्ट करेगा और जो मनी है उसे अपने पास रखेगा। एग्जाम्पल देती हूँ, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है स्टैम्प ड्यूटी, जो डॉक्यूमेंट्स पे लगती है, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, या फिर कोई चेक्स होते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, इंश्योरेंस होता है। प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह क्या है, ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे। तो प्रॉमिसरी नोट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ठीक है, और शेयर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। और आपको यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो भी सारी चीज़ें हैं ये कंसर्न स्टेट, जिस स्टेट में हो रहा है वहाँ पे जाएगा, और इसका जो पैसा है, ये जो मनी है, ये कहाँ से आ रहा है? ये है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर में। ठीक है, कहाँ पे जा रहा है पैसा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर। बस इतना एक पहला कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन समझ लेते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो टैक्स है, ये टैक्स लगाया भी जा रहा है सेंटर के द्वारा और कलेक्ट भी किया जा रहा है सेंटर के द्वारा, लेकिन बट का क्या है यहाँ पे? वो ये है कि ये असाइन किया जाएगा, ये जो पैसा जितना भी आएगा वो असाइन किया जाएगा स्टेट को। समझ में आया? और ये है आर्टिकल नंबर 269। ठीक है, 268 देख लिया, उसके बाद है 269। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि सेंटर ने जैसे ही टैक्स लगाया और कलेक्ट किया और फिर उसका जो पैसा है ये दिया है स्टेट को। ठीक है, एंटायर अमाउंट है, यहाँ पे कुछ सर्टन परसेंटेज नहीं दिया जा रहा है, एंटायर अमाउंट दी जा रही है। तो एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, आपको कोई पूछे कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या है, तो वो है कुछ टैक्सेस होते हैं जो सेल्स और परचेस पे लगाए जाते हैं। यहाँ पे गुड्स जितने हैं वो आ गए, एक्सेप्ट फॉर न्यूज़पेपर। यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं होता है इंक्लूडेड। तो ये जब इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स होता है वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद और एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन इंटरस्टेट ट्रेड। अच्छा, इंटरस्टेट ट्रेड हो रहा है, वहाँ पे भी लगता है। और अगर हम बात करें रूल्स की, तो रूल्स जैसे कि जो मनी आई है इसको हम शेयर कैसे करेंगे, तो इसके रूल्स भी तो बनाने पड़ेंगे कि अच्छा मनी तो आ गया तो इसको शेयर कैसे किया जाएगा। तो ये रूल्स डिसाइड करती है हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। ध्यान से सुनिए, थर्ड कंडीशन कैसी है कि जो हमारा जीएसटी है ये अगर इंटर स्टेट का ट्रेड चल रहा है तो इसके रिलेटेड है। अब ये आता है अंडर आर्टिकल नंबर 269A। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज का, ये लगाया और कलेक्ट दोनों भी जा रहा है सेंटर के द्वारा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए, इंटर स्टेट का ट्रेड हो रहा है, जीएसटी के रिलेटेड चीज़ें चल रही है, आर्टिकल इंक्लूडेड है 269A, और यहाँ पे जो टैक्स है ये लगाया और कलेक्ट किया जा रहा है हमारे सेंटर के द्वारा। पर अगर कलेक्ट सेंटर के द्वारा किया जा रहा है तो जितने भी पैसे मिलेंगे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड होगा बोथ सेंटर और स्टेट के बीच में एज पर द पार्लियामेंट प्लस जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन। कौन यहाँ पे रिकमेंड करेगा? ऑब्वियसली हमारी पार्लियामेंट करेंगी। और कौन करेंगी? क्योंकि यहाँ पे जीएसटी इन्वॉल्व है, तो जीएसटी की जो काउंसिल है, तो इन दोनों के भी जो रिकमेंडेशंस है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। समझ में आया आपको? ठीक है, अब शॉर्ट में अगर बताऊँ तो क्या है, पार्लियामेंट क्या कर रही है, डिसाइड कर रही है रूल्स को। इस रूल्स के अंडर क्या हो रहा है कि अगर इंटर स्टेट का सप्लाई वगैरह चल रहा है तो उसके रिलेटेड रूल्स आ रहे हैं, और जो सप्लाई प्रिंसिपल्स है उसके रिलेटेड जो रूल्स है वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। अब फोर्थ नंबर की चीज़ हम देख लेते हैं, वो कैसी है। फोर्थ का आपको ये ध्यान में रखना है कि जो टैक्स होता है ये लगाया और कलेक्ट किया जा रहा है सेंटर के द्वारा, लेकिन इसको शेयर भी किया जा रहा है, और इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 270 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी यूनियन है ऑल यूनियन, तो इनकी लिस्ट है टैक्सेस की, पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। अब ये एक्सेप्शंस कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्शंस यहाँ पे मैं आपको लिख के देती हूँ। देखिए, पहला एक्सेप्शन आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आर्टिकल नंबर 268 है टैक्सेस का, ये दिस विल बी केप्ट बाय आवर स्टेट, इट विल बी केप्ट बाय द स्टेट। दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है कि आर्टिकल नंबर 269 और आर्टिकल नंबर 269A, ये जो टैक्सेस है ये असाइन और शेयर किए जाएंगे सेपरेटली। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो सरचार्ज है ये सरचार्ज लगाया जाएगा लेकिन अंडर आर्टिकल नंबर 271। और जो सेस है, अच्छा ये जो टर्म्स है हम ये देखेंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए ध्यान में रखो कि ये जो सेस है इट इज़ फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ आपको, स्पेसिफिक पर्पस कौन से है, तो वो है लेट्स से इनकम टैक्स हमारा, ठीक है। इसके बाद है लेट्स से कॉरपोरेशन टैक्स, फिर आती है कस्टम ड्यूटी। समझ में आया? ये सारा हो गया। अब ध्यान में रखना है कि भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी तो समझना ज़रूरी है। तो ये डिसाइड करती है हमारी प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है ये कर तो रहे हैं, लेकिन इनको फाइनेंस कमीशन जो है हमारे, ये बॉडी रेकमेंड कर रही है। तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देंगी और जो प्रेसिडेंट है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट वो डिसाइड करेंगे कि भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। समझ में आया? तो ये डी, आप इसको डी बोल सकते हो। यहाँ पे आप सी, इसको थर्ड के बजाय सी बोलिए, फोर्थ के बजाय यहाँ पे डी बोलिए। अब हम फिफ्थ देखते हैं, या फिर आप इसको ई भी बोल सकते हो। ये क्या है? ये हम बात कर रहे हैं सर चार्जेस के बारे में। सर चार्जेस कैसे? ये लगाए जा रहे हैं सेंटर पे, ठीक है, सेंटर ओनली। और इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 271। जो बाकी के सारे आर्टिकल्स हैं इसको हम रिवाइज करेंगे तब आपको और अच्छी सी चीज़ें याद हो जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 271 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो पार्लियामेंट है ये लेवी कर रही है सर चार्जेस टैक्सेस, और आर्टिकल जो यहाँ पे इंक्लूडेड है या फिर इन्वॉल्व है वो है आर्टिकल 269 और आर्टिकल नंबर 270। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रोसेस है, जितना भी पैसा कलेक्ट किया जा रहा है वो जा रहा है हमारे सेंटर को, और जो सेंटर है ये स्टेट को पास ऑन कर रही है, लेकिन स्टेट गेट्स नथिंग। अगर जब हम सरचार्जेस की बात कर रहे हैं तो हमारे सेंटर तो इसको ये कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो स्टेट है यहाँ पे इनको कोई सरचार्ज नहीं मिलता है, ठीक है, जो जीएसटी पे अलाउड होता है। तो सरचार्जेस स्टेट के लिए नहीं है, सेंटर को मिलता है। आर्टिकल्स कौन सी इन्वॉल्व है वो ध्यान में रखिए, बस इतना ही आपको ई में ध्यान में रखना है। समझ में आया? अच्छा, अब एफ देख लेते हैं। अब एफ क्या है? जो टैक्सेस है, हम बस ये देख रहे हैं कि जो टैक्स लेवी कौन कर रहा है, कलेक्ट कौन कर रहा है, और अगर सेंटर इसको कलेक्ट कर रही है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट हम स्टेट में कैसे कर रहे हैं, और स्टेट अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिसीजन है वो कौन ले रहा है, ठीक है। बस इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो जो एफ की कंडीशन है उसमें आपको ये ध्यान में रखना है, जो टैक्सेस है ये लगाए जा रहे हैं और कलेक्ट किए जा रहे हैं, प्लस अपने पास खुद रखे जा रहे हैं बाय द स्टेट। समझ में आया? टैक्सेस को क्या किया? कलेक्ट भी स्टेट ने किया, लगाया भी स्टेट ने, और रखा अपने पास भी स्टेट ने। अब इसका एग्जाम्पल देखना पड़ेगा तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल है जैसे लैंड रेवेन्यू, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर पे जो इनकम टैक्स लगता है वो, या फिर लैंड और बिल्डिंग पे लगाते हैं टैक्सेस, मिनरल राइट्स पे लगाते हैं, या फिर लिकर पे लगाते हैं, ओपीएम होता है, नारकोटिक्स होता है, टैक्स लगाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पे। समझ में आया? अच्छा, आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, जो जब मैंने आपको बताया ना कि लिकर पे लगाते हैं या फिर ओपीएम पे वगैरह लगाते हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें मेडिसिन में यूज़ हो रही हो तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स दोनों भी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो मेडिसिन प्लस कॉस्मेटिक्स, अगर यहाँ पे अल्कोहल वगैरह यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगाएगी सरकार, हमारी जो स्टेट है वो, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। और हम ये प्रीवियसली देख चुके हैं कि जो टैक्सेस होता है इलेक्ट्रिसिटी पे, पेट्रोलियम पे, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इवन जो एविएशन फ्यूल होता है, मतलब एयरप्लेन में जो फ्यूल यूज़ होता है उस पर भी लगाती है स्टेट टैक्स।
लेकिन ये कब होता है पता है, जब ये स्टेट के अंडर चीज़ें चल रही है। मतलब अगर यहाँ पे मुंबई है और यहाँ पे नागपुर है, और नागपुर से मुंबई अगर कोई फ्लाइट जा रही है तो यहाँ पे तो टैक्स लगा लेगी सरकार, ठीक है। लेकिन अगर ये इंटरनेशनल जा रही है, अगर ये यूएस से जा रही है, तो यहाँ पे नहीं लगा सकते। समझ में आया? तो इंटरनेशनल चीज़ें, इंटरस्टेट चीज़ें यहाँ पे नहीं लगेगी। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है ये टैक्स लगा सकती है गुड्स या फिर पैसेंजर्स जो कैरी करते हैं, जिनको रोड से लेके जाते हैं तो यहाँ पे लगेगा, या फिर इनलैंड वाटरवे से अगर इनको लेके जा रहा है तो वहाँ पे भी लगेगा। व्हीकल टैक्स या फिर बोट्स टैक्स एक्सेट्रा, ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। समझ में आया? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, क्योंकि ये चीज़ समझना ज़रूरी है व्हेन वी वांट टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड अवर स्टेट। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि जो पैसा होता है, मनी, जो गवर्नमेंट को मिलता है अदर देन टैक्सेस, तो उसे हम कहते हैं नॉन रेवेन्यू टैक्स। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे होगा कि पैसा आ रहा है लेकिन टैक्स से नहीं आ रहा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ फीस होती है, या फिर कभी कभी गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाती है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड वगैरह प्रॉफिट होता है, तो उसे हम इसमें काउंट करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू में। समझ में आया? तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो समझते हैं कि भाई हमारे जो सेंटर के नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसके क्या क्या एग्जांपल्स है, और जो हमारे स्टेट के नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसके क्या एग्जांपल्स है। अब देखो, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप थोड़े से ओवरवेल्म हो जाओ, तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बस ध्यान में रखने हैं, उसके आजू बाजू भी अगर चीज़ें आ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्या है, जब हम सेंटर की बात करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट या फिर टेलीग्राफ्स आएंगे, जो इनकम, जो पोस्टल सर्विसेज से, टेलीकॉम से इनकम आती है वो। यहाँ पे रेलवेज इंक्लूडेड है जो बिगेस्ट सोर्स होता है। बैंकिंग आती है जिससे रेवेन्यू कमाते हैं हमारी सरकार। ब्रॉडकास्टिंग से, कॉइनेज और करेंसी से, पैसे वगैरह छापने से भी तो पैसे ये होते हैं ना। फिर जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं, प्रॉफिट डिविडेंड मिलता है उनको, जैसे कि NTPC है, LIC कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SBI एक्सेट्रा, यहाँ से। या फिर एस्टेट और लैब्स, इसका मतलब क्या होता है कि लेट्स से ये कोई पर्सन थे, ठीक है, इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई और अब इनका कोई हायर नहीं है, इनका कोई वंश नहीं है जिनको ये अपनी प्रॉपर्टी दे सके, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी सेंटर के पास चली जाती है। समझ में आया? और बाकी की चीज़ें तो है ही, जैसे कि फाइल्स है, कुछ फीस होती है, फाइन्स होते हैं, पेनाल्टीज लगाती है गवर्नमेंट, कभी कभी इनकम हो जाता है उनको डिफेंस सर्विसेज के, जैसे कि डिफेंस का कोई मटेरियल वगैरह बेच दिया, उससे प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीज़ें। समझ में आया? फिर इसके बाद जो स्टेट है हमारी, इसका क्या एग्जाम्पल है, तो इसका अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई चीज़ें हैं वो स्टेट में आ जाएगी, हमेशा ध्यान में रखो। फिर इरिगेशन के रिलेटेड भी चीज़ें स्टेट में आ गई, ठीक है, उसके चार्जेस, कैनल्स, क्योंकि देखो कैनल्स वगैरह होते हैं, कनाल्स भी बोलते हैं, कनाल्स, डैम्स, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अगर उसको यूज़ करने के चार्जेस स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है तो वो यहाँ पे काउंट होंगे। इसके बाद हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं, तो फॉरेस्ट में कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड है, टिम्बर वगैरह है, उसके ऊपर के पैसे। फिशरीज के रिलेटेड पैसे, जैसे कि कोई फिश कोई जगह वगैरह लीज पे ली है, फीस लगाई है, ठीक है, उस जगह की, तो ये इस पे लगा सकती है स्टेट। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो स्टेट है वो अपने खुद के पानी के अंदर जो है उनका स्टेट वाटर वहाँ पे ही लगाएगी। मतलब यहाँ पे केरला और कर्नाटका एक दूसरे के बीच नहीं आएंगे, ठीक है। गोवा लेट से यहाँ पे है, कर्नाटका यहाँ पे है, तो ये गोवा के पानी में नहीं जाएंगे, ठीक है, अपने अपने पानी में जो है ये टैक्स लगाएंगे। फिर कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं। मिनरल कॉरपोरेशंस पे लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी स्टेट के अंडर आ जाती हैं। अब ग्रांट इन एड्स कैसे दिया गया है हमारे स्टेट को, ये समझना भी ज़रूरी है। जो हमारी स्टेट होती है इनको एड मिलता है, इनको हेल्प मिलती है, किससे? सेंटर से। तो एड को आप इसको एक्स्ट्रा मनी के रूप में भी देख सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा कैश फॉर द स्टेट, जिससे कि ये अपनी खुद की डेवलपमेंट कर सके। तो सबसे पहला जो टाइप का टैक्स होता है इसे हम कह सकते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स कहाँ पे आती है? अंडर आर्टिकल नंबर 275।
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी पार्लियामेंट है ये मनी जो है ये देती है स्टेट को, लेकिन सारी स्टेट्स को नहीं मिलती है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। जिस स्टेट को ज़रूरत है उसी स्टेट को पैसा मिलेगा, ठीक है, उसी स्टेट को सेंटर क्या करेगी, हेल्प करेगी। और जो अमाउंट होता है वो डिफरेंट हो सकता है फॉर डिफरेंट स्टेट्स, ज़रूरी नहीं कि कोई फिक्स अमाउंट हो। और जो मनी है, आप पूछोगे कि मैम मनी कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ये लगाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वहाँ से। और ये पैसा लेते टाइम पे कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती है, वैसे ही पैसा लिया जाता है। तो ये एक बात है। और जो हमारे फाइनेंस कमीशन होते हैं ये रेकमेंड करते हैं कि भाई कितना पैसा आपको देना है। दूसरी जो चीज़ होती है ये है जनरल हेल्प। मतलब क्या है कि ये तो हमने जो ऊपर सारी चीज़ें देखी ये तो जनरल हेल्प हो गई, लेकिन कुछ स्पेशल ग्रांट्स भी होती है जो स्टेट को दी जाती है। वो कैसे है, जैसे कि स्टेट को किसी शेड्यूल ट्राइब का वेलफेयर करना है उसके लिए, या फिर कोई शेड्यूल एरिया है, ठीक है, उस एरिया का डेवलपमेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आसाम, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें। दूसरी क्या होता है, हमने स्टेचुटरी ग्रांट्स देख ली, अब हम देखते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। इसका क्या मतलब होता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स का, ये है आता है अंडर आर्टिकल नंबर 282 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सेंटर होती है हमारी प्लस स्टेट गवर्नमेंट ये ग्रांट्स देते हैं टू फॉर एनी पब्लिक पर्पज, ठीक है, कोई भी एनी पब्लिक पर्पज हो सकता है, इवन इफ द सब्जेक्ट इज नॉट इन द लेजिस्लेटिव लिस्ट। लिस्ट में सब्जेक्ट होना चाहिए ज़रूरी नहीं है, अगर उसकी ज़रूरत है पब्लिक पर्पज के लिए तो वो दिया जाएगा। तो सेंटर क्या करता है, सेंटर ग्रांट करता है स्टेट को हेल्प, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये डिस्क्रिशनरी है। क्यों, क्योंकि हमारा जो सेंटर है ये बाउंड नहीं है, आप सेंटर को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि अरे आपको हेल्प तो करनी ही पड़ेगी कुछ भी हो जाए। तो ये अप टू द चॉइस है, सेंटर की चॉइस है कि भाई हमको हेल्प करनी है, हमको हेल्प नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन फिर आप पूछोगे मैम इसका फिर पर्पस क्या हुआ, तो इसका पर्पस ये है ना कि आप स्टेट को हेल्प कर रहे हो जेन्युइनली जहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ से इससे क्या हो रहा है कि स्टेट के प्लान जो टारगेट्स है ये अचीव हो रहे हैं, प्लस सेंटर यहाँ पे अपना खुद का इन्फ्लुएंस और कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज कर पा रहा है, और इससे कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बन रहा है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो ये तो फ़ायदा हुआ ना। तो अगर हमें नेशनल प्लान को फॉलो अप करना है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्प करनी ज़रूरी है, हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उनको। अगर हर एक स्टेट का विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा, समझ में आया। और इसके साथ साथ कुछ अदर ग्रांट्स भी होती हैं। अब आप पूछिए मैम अदर ग्रांट्स कैसी कैसी है, जैसे कि जो स्पेशल ग्रांट्स है वो दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये स्टेट्स ध्यान में रखने हैं, आसाम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये जो स्टेट है इनको स्पेशल ग्रांट्स दी गई थी। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल बता रही हूँ बाय द वे। अब ये एग्जाम्पल कैसा है, ये पास्ट का एग्जाम्पल है। आप किसी भी अगर आपको कहीं पे पूछे तो आप इस एग्जाम्पल का मेंशन कर सकते हो। तो ये क्यों दिया गया था स्पेशल ग्रांट इन 4 स्टेट को, क्योंकि ये था एक कंपेंसेशन। कंपेंसेशन क्यों था, क्योंकि ये जो सारे स्टेट है इनको लॉस हुआ था जूट की प्रोडक्शन और सेल करने के लिए। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे जो टैक्सेस वगैरह थे ये लगा के इसका जो प्रॉफिट वगैरह था ये खुद ले लिया था सेंटर ने। तो ये जो स्टेट थी सारी इनको जूट प्रोडक्शन में और इसके ट्रेड में बहुत नुकसान हुआ था, कोई फ़ायदा हुआ नहीं था। तो कंपेंसेशन देने के लिए स्पेशल ग्रांट्स इन सारी स्टेट्स को दी गई थी, और इसका जो ड्यूरेशन था ये बस 10 साल का था, ठीक है। तो ये टेम्पररी होती है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि सेंटर क्या कर सकती है, स्पेशल ग्रांट्स दे सकती है स्टेट को, वो भी टेम्पररी फॉर्मेट में। तो ये जो एग्जाम्पल है ये 1950 से लेके 1960 का एग्जाम्पल है, और ये जो सारी चीज़ें की गई थी ये फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे की गई थी। और इसका जो पैसा है, इसका जो मनी है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया गया था। समझ में आया? ठीक है, अब हम लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर जो चैप्टर है सेंटर स्टेट रिलेशन, इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन अगर इसे मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।